हमारी कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसका पेट कभी न भरने वाला एक बॉटमलेस पिट है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने सिर्फ उसके लिए एक क्रिमेटोरियम खोल दिया। दरअसल इस प्रोफेशन का एक अनरिटन रूल है, यहाँ लाए गए डीमन बीस्ट में हमेशा थोड़ी बहुत रेसिडुअल एनर्जी बची रह जाती है। दशकों पहले दुनिया पर अचानक अनगिनत डीमन बीस्ट ने हमला कर दिया था और जिंदा रहने के लिए इंसानों को खून की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वक्त के साथ उन्होंने डीमन ब्लड और कोर्स को कंज्यूम करके और भी ज्यादा ताकतवर होना सीख लिया, लेकिन पीछे छूट गए कार्कसेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। चाहे कच्चा हो या पका हुआ, जिसने भी इस मीट को खाया उसकी मौत पक्की थी, नो एक्सेप्शंस। फिर भी हर साल हजारों बीस्ट मारे जाते हैं। अगर इन कार्कसेस को जल्दी हैंडल नहीं किया गया तो ये सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन बन जाते हैं, और ठीक इसी वजह से डीमन क्रेमेटोरियम्स बनाए गए थे। इसी बीच जैसे जैसे जांग चंद बड़ा हुआ, रेसिडुअल ब्लड की वो छोटी सी बूंदें उसकी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थी। स्टार्वेशन की कगार पर पहुंचकर अपने पिता जांग वानली को एक मैसिव कार्कस उठाने में मदद करते हुए वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, डैड, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरा सच में इस मीट का एक बाइट खाने का मन कर रहा है। ये सुनते ही वानले के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, डीमन बीस्ट खाने के लिए नहीं होते, ये बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बने। अगर तूने इस मीट पर आंख भी डाली तो मैं यहीं के यहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। दूसरी तरफ शिन अफसोस के साथ देखता है और सोचता है कि ये कितने अच्छे मीट की बर्बादी है जो पक्के तौर पर उसकी भूख मिटा सकता था। अपने बेटे की बड़बड़ाहट सुनकर वेले समझ जाता है कि लड़का फिर से जिद कर रहा है और फैसला करता है कि अब इसे एक सीरियस लेसन सिखाने का वक्त आ गया है। वो दीवार पर लिखे बड़े बड़े कैरेक्टर्स की तरफ इशारा करता है और चुन पर चिल्लाते हुए उन्हें एक एक करके जोर से पढ़ने को कहता है। डीमन बीस्ट्स खाने लायक नहीं होते, जो भी इन्हें खाएगा उसकी आंखें लाल हो जाएंगी और वो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन में बदल जाएगा। चुन उधर ही देखता है जहां उसके पिता इशारा कर रहे थे, लेकिन वो इतना ड्राउजी था कि दीवार पर लिखे शब्दों को मुश्किल से ही पढ़ पा रहा था। उसके इस बेतुके के जवाब ने पल भर के लिए उसके पिता को गुस्से से भर दिया, लेकिन लड़के की मासूम आंखों को देखकर वैनली का गुस्सा पलक झपकते ही गायब हो जाता है। अंदर ही अंदर उसे गिल्ट का एक गहरा एहसास होता है। उसके बेटे ने अपने जन्म के दिन से लेकर आज तक कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं किया था। वो कहता है, ये ऐसा नहीं है कि तू खाना नहीं चाहता, बल्कि ये मेरी हार है कि मैं तुझे खिला नहीं पाया। लेकिन ये मीट सच में एक पॉइजन है। मैं जाकर डिनर देखता हूँ, फिलहाल के लिए तू अकेले ही इन कुछ कार्कसेस को हैंडल कर ले, वानली कहता है, और वहां से दूर जाते हुए उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। इधर डीमन बीस्ट कार्कसेस के साथ अकेला छूट जाने के बाद चिन एक आयरन टेल ईगल की खुरदरी स्किन को घूरते हुए जोर से अपना थूक गटकता है। ये कम से कम एक थर्ड टियर बीस्ट लग रहा था, और जैसे ही वो बिना मन के उसे इंसिनरेटर की तरफ खींचने लगता है, अचानक कुछ अजीब होता है। उसकी पॉकेट में उठने वाली एक तेज सीयरिंग हीट उसे रुकने पर मजबूर कर देती है, और पलक झपकते ही एक मिस्टीरियस बुक हवा में उड़ने लगती है। वो हैरानी से सोचता है कि कैसे एक दोस्त के लिए खरीदी गई साधारण सी पिक्चर बुक इस तरह बदल सकती है, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। एक ब्राइट फ्लैश उसकी आंखों को अंधा कर देती है, और जब वो आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो वो गोल्डन बुक सीधे उसके दिमाग के अंदर गायब हो चुकी थी। वो बिना सोचे समझे अपना सिर झटकता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े गोल्डन कैरेक्टर्स हवा में तैरने लगते हैं। एक ऐसा नजारा जिसने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया था। वो सोचता है कि क्या आखिरकार भगवान को उसके खाली पेट पे तरस आ ही गया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ट्रेजर असल में क्या है। पल भर की खामोशी के बाद वो अपने इरादों को मजबूत करता है और खुद से कहता है कि दौलत और किस्मत सब भगवान के हाथ में है। वो जंग में मरने के लिए तैयार था, लेकिन भूख से मरना उसे कतई मंजूर नहीं था। उधर तभी उसके पेरेंट्स तेजी से भागते हुए उसके पास वापस आते हैं। उसकी माँ याओ जिंग घबराहट में चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट सिटी में रहने वाले उसके ग्रेट अंकल की हालत बहुत नाजुक है। चुन, जो पहले से ही डीमन मीट को चखने का बहाना ढूंढने में लगा हुआ था, उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आया उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, ये तो बहुत शानदार मौत है। उसके ऐसा कहते ही वहां की हवा एकदम ठंडी पड़ जाती है और उसकी माँ के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। वो उससे पूछती है कि उसके कहने का आखिर क्या मतलब है, और अपनी गलती का एहसास होते ही चिन एक डेस्परेट एक्सक्यूज बनाने के लिए छटपटाने लगता है। वो सफाई देते हुए कहता है कि उसका मतलब था कि यह बहुत जल्दी हो गया, और जोर से सोचता है कि उसके ग्रेट अंकल को इतनी कच्ची उम्र में क्यों गुजरना पड़ रहा है। आखिर 80 साल तो एक एडवेंचर के लिए जिंदगी का प्राइम टाइम होता है। याओ जिंग बस नाक भाव से कोड़ती है और उसे घर पे रहकर तमीज से बर्ताव करने को कहती है। उसने पहले ही उसके स्कूल में कॉल करके लीव ऑफ एब्सेंस की रिक्वेस्ट डाल दी थी और उसे समझा दिया था कि उनके पीछे से उसे क्या क्या करना है। अगर कोई भी डीमन बीस्ट लेकर आता है तो उसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है। एक ऐसा मौका जिसने अंदर ही अंदर चुन को खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया था। चूंकि वो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाता था, इसलिए वो स्कूल में कभी भी अपने कल्टीवेशन लेसन्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था।
वैसे भी एक क्रेमेटोरियम के फ्यूचर मैनेजर के तौर पर उसे लगता था कि उसके हायर एजुकेशन के चांसेस तो शुरुआत में ही डेड ऑन अराइवल हो गए थे। अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए वो उन्हें एक सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं देता है, जबकि उसके पिता वानली उसे अभी भी एक गहरी चिंता के साथ देख रहे थे। अपने बेटे के समझदार लगने वाले चेहरे को देखकर वानली एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि उसने कैबिनेट में कुछ पैसे रख दिए हैं ताकि अगर भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कहाँ आए। वो चुन को सुझाव देता है कि वो एक बॉटल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड खरीद ले और अपनी माँ को परेशान करना बंद कर दे। चिन तुरंत वादा करता है कि वो समझ गया है। इसी बीच उसके पेरेंट्स के जाने के 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि चिन उस आयरन टेल ईगल को पकाने के लिए इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के इरादे से एक ट्रेडिशनल मेडिसिन शॉप की तरफ बढ़ रहा है। वो शॉपकीपर अंकल जॉन को उनके स्टॉक की गिरती हुई क्वालिटी को लेकर चढ़ाता है और मजाक में फेक्स बेचने के जुर्म में रिपोर्ट करने की धमकी भी देता है। ओल्ड जॉन हंसते हुए बात टाल देते हैं और दावा करते हैं कि फेक हर्ब्स बेचना वैसे भी ज्यादा आसान है, और दोनों कुछ पल के लिए हल्की फुल्की आइडल बैंटर करते हैं। चुन अपनी शॉपिंग लिस्ट उन्हें थमा देता है, जिस पर ओल्ड जॉन एक सरसरी निगाह डालते हैं और कहते हैं कि इसमें तो बस कुछ इनएक्सपेंसिव ट्राइफल्स ही हैं। वो चुन से खुद ही हर्ब्स निकालने को कहते हैं। बिल सेटल करने के बाद वो नौजवान तेजी से अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक जानी पहचानी शक्ल उसके सामने आ खड़ी होती है, जिसे देखते ही चिन का पूरा शरीर पल भर में तनाव से भर जाता है। आवाज गूंजती है, लिटिल बॉटल इधर आ। वो आवाज उसी निकनेम का इस्तेमाल करती है जो चुन को स्कूल में मिला था। बचपन से ही उसे जिंदा रहने के लिए डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसकी कीमत अक्सर उसके परिवार की मामूली हैसियत से बहुत बाहर होती थी। स्कूल के दिनों में उसे अक्सर उन एसेंस बॉटल्स में बची खुची बूंदों को चाटना पड़ता था जो स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती थी। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स उन बॉटल्स के बॉटम में बची हुई चंद बूंदों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन चुन के लिए वो एक नेसेसिटी थी। वक्त के साथ लिटिल बॉटल और ब्रदर बॉटल वो मॉकिंग टाइटल्स बन गए, जिनका इस्तेमाल करके वे उसे चिढ़ाते थे। सच कहा जाए तो ये थोड़ा क्रूअल था। वापस प्रेजेंट में आते हुए वो पलटता है और एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए उस आदमी को अपने बिलवेड प्रिंसिपल के रूप में ग्रीट करता है। लेकिन प्रिंसिपल उसके इस नाटक में फंसने वाले नहीं थे और वो कहते हैं कि वो खास तौर पर चुन को ढूंढने और उसे एक स्टर्न वार्निंग देने के लिए आए हैं। वो उस लड़के को लॉनलाइन का इस्तेमाल करके फ्री फूड और ड्रिंक्स एंटने से बाज आने को कहते हैं और शिकायत करते हैं कि उसकी इस हरकत से खुद उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल रही है। अगले 5 मिनट तक प्रिंसिपल का मुंह 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता और वो एक के बाद एक रिलेंटलेस और हीटेड लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जिस लान की वो बात कर रहे थे वो डोंग फैंग लान थी, एक ऐसी लड़की जिसने अपने पिता के डीमन बीस्ट से लड़ते हुए मारे जाने के बाद उसके स्कूल में ट्रांसफर लिया था। ये बात सब जानते थे कि चिन और डोंग फैंग लान बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उनके रास्ते अलग होने लगे। जैसे जैसे चिन की भूख बढ़ती गई, डोंग फैंग लान और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती गई और उसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, और यहीं से उसने अपना खेल शुरू किया। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो पूरी तरह से लैन की मर्जी के खिलाफ था। जो भी चाहता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे, उसे कीमत चुकानी पड़ती थी, और शुरुआत कम से कम 5 बॉटल्स ऑफ एसेंस ब्लड से होती थी। जब तक वो अपनी यादों से बाहर आता है, हम देखते हैं कि वो अपनी इस छोटी सी स्कीम के जरिए सेवरल 100 बॉटल्स ऑफ डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था। उधर प्रिंसिपल का डेली लेक्चर आखिरकार खत्म होने की कगार पर था और चिन के चेहरे पर हमेशा की तरह वही बेफिक्री देखकर वो फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेते हैं। वो एक फाइनल वार्निंग देते हुए चिन को ल्यूजी नाम के एक स्टूडेंट से दूर रहने के लिए कहते हैं। चूंकि वो लड़का एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आता था, प्रिंसिपल उसे सावधान रहने की चेतावनी देते हैं, वरना ली उसके साथ पूरा हिसाब बराबर कर लेगा। फिर हैरान करते हुए वो चिन के हाथ में एसेंस ब्लड की कुछ और बॉटल्स थमा देते हैं। वो बड़बड़ाते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर चिन का पेट कैसे काम करता है, और कहते हैं कि उनके खुद के पोते ने भी कभी इतना कंज्यूम नहीं किया जितना इस लड़के ने कर लिया है। प्रिंसिपल झल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे चिन कुछ भी और सब कुछ खा सकता है, और फिर पीछे मुड़कर धीमी आवाज में गालियां बकते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम वापस इंसिनरेशन रूम में लौटते हैं, जहां चुन जल्दबाजी में एक आयरन पॉट तैयार करता है और उस आयरन टेल ईगल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। वो उस मीट को पॉट में डालता है और उसे आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक धीमी आंच पर पकने देता है, जब तक कि एक माउथ वाटरिंग अरोमा पूरी हवा में नहीं फैल जाती। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उस डिलिशियस सेंट को रोकना उसके लिए मुश्किल होता जाता है, जब तक कि आखिरकार वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। जिस पल वो एक ड्राइड मशरूम का टुकड़ा चखता है, उसके दिमाग में एब्सोल्युटली डिलिशियस जैसे शब्द गूंज उठते हैं, जो कि सच में एक गजब का रिएक्शन था। और उसी पल जैसे ही वो मशरूम गले से नीचे उतरता है, उसे एहसास होता है कि उसे बिल्कुल डीमन बीस्ट एसेंस ब्लड पीने जैसी ही सेंसेशन महसूस हो रही है। हालांकि वो फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ तौर पर उस एनर्जी को अपने शरीर में दौड़ते हुए महसूस कर सकता था, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया था। इसलिए वो बिना किसी परवाह के अपना पेट भरकर खाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे मरना ही है तो क्यों न पेट भरकर मारा जाए। इसके अलावा वो खुद से कहता है कि अगर वो उनके सिर पर एक बोझ बनकर नहीं रहेगा तो उसके पेरेंट्स हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं।
देखा जाए तो यह सच में एक बेहद डार्क थॉट था। यह सब सोचते हुए वो और भी ज्यादा पागलों की तरह खाने लगता है और महज आधे घंटे के अंदर उसने हड्डियों के अंदर से मैरो को भी 5 बार चूस लिया था। इतने सालों में पहली बार उसे आखिरकार समझ आया कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड और पेट भरा होने का एहसास कैसा होता है। वो सोचता है कि इतने सालों की वो भूख और सैक्रिफाइस आखिर किस लिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने उस पहले भरपेट खाने के बारे में सोच ही रहा था, हालात बदलने लगे। अचानक उसके पेट में एक हल्की सी डिस्कम्फर्ट उठने लगी और पलक झपकते ही उसके शरीर का एक एक सेल अजीब तरह से एक्टिव और जिंदा हो उठा। इससे पहले कि वो समझ पाता कि आखिर क्या हो रहा है, एनर्जी का एक जबरदस्त तूफान उसके लिम्स और उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगा। वो सोचता है कि क्या ये स्कूल का वही फ्रस्ट्रेशन था जो अब बाहर आ रहा था। सालों से वो इतना भूखा था कि उसका पेट सचमुच उसकी स्पाइन से जा लगा था। उस वक्त वो एक कल्टीवेटर बनने के लिए एनर्जी की एक छोटी सी चिंगारी भी नहीं जुटा पाता था, लेकिन अब जब उसका पेट भर चुका था, उसकी पावर अचानक से जाग रही थी। उसे एहसास हुआ कि असल में उसके शरीर को इससे पहले कभी सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं था, और जहां एक तरफ वो खुशी से भर उठा था, वहीं उसने गौर किया कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट चमक उठती है और तुरंत बाद उसके दिमाग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सर्कुलेशन मैप उभर आता है। वो पूरी तरह से इनक्रेडुलस था, क्योंकि सब यही मानते थे कि कोई भी इंसान स्किल्स सिर्फ महंगी डीमन पिल्स खाकर ही हासिल कर सकता है। महज एक कारकस खाकर उसे ये सब कैसे मिल सकता है? बिना ज्यादा सोचे वो तुरंत उस एनर्जी को अपने लिम्स और कोर में गाइड करना शुरू कर देता है। स्कूल में सिखाए गए कल्टीवेशन मेथड्स को फॉलो करते हुए वो आधे घंटे तक अपनी ब्रेथ को सर्कुलेट करता रहता है, जब तक कि प्योर रिफ्रेशमेंट की एक लहर उसके अंदर नहीं दौड़ जाती। झटके से अपनी आंखें खोलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार फर्स्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन हासिल कर लिया है। एक ऐसा माइलस्टोन जिसके बारे में वो सोचता था कि शायद उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसी बीच हम अगले दिन दोपहर 2 बजे की तरफ बढ़ते हैं, जब डीमन बीस्ट कार्कसेस लेकर आने वाला ट्रांसपोर्ट ट्रक बिल्कुल अपने सही वक्त पर पहुंचता है। ड्राइवर बाहर से ही जंग वॉनले को आवाज लगाता है कि वो आकर डिलीवरी ले ले, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उस लड़के के पिता वहां नहीं थे। शिन भागकर दरवाजे पर पहुंचता है और बताता है कि अंकल नियो की टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक फ्यूनरल अटेंड करने बाहर गए हुए हैं। अंकल नियो सुझाव देते हैं कि वो कार्कसेस को किसी दूसरे क्रेमेटोरियम में ले जाएंगे, लेकिन शिन तुरंत विरोध करता है, क्योंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो जिद करता है कि अपने पिता के 7 सालों की प्रैक्टिस के बाद वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंसिनरेशन प्रोसेस को अकेले कैसे हैंडल करना है। उसे बस उन्हें अंदर रखने में मदद चाहिए थी। हालांकि अंकल नियो को शक था कि क्या वो एक 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग को हैंडल कर पाएगा, जिसे बस पिछली रात ही मारा गया था। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो सच में ये कर पाएगा, और चुन के पक्का वादा करने के बाद अंकल नियो उस लड़के को सावधान रहने को कहते हैं। अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे करने के बाद अंकल नियो अपने पीछे खड़े नौजवानों को प्रोसेसिंग शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। फिर ये देखकर कि कोई आसपास नहीं है, वो आगे झुकते हैं और पिंक के कान में फुसफुसाते हुए बताते हैं कि इन डीमन कार्कसेस को अथॉरिटीज ने गलती से मार दिया था, और इसी वजह से इनके अंदर से एसेंस ब्लड का एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। पिंक सिर हिलाता है और इस क्वाइट टिप ऑफ के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। अंकल नियो लड़के के इस रिएक्शन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव सीरियस हो जाते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट का माहौल आजकल कुछ खास शांत नहीं है। डीमन बीस्ट बीच बीच में पेरीमीटर पार करके अंदर घुस रहे हैं। उनकी एडवाइस बिल्कुल सीधी थी, रात के वक्त फालतू बाहर मत घूमना। पिंग वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अंकल नियो आगे कहते हैं कि 3 दिन के अंदर इंस्पेक्टर्स आने वाले हैं, और वो लड़के को हिदायत देते हैं कि इस बीच कोई भी लापरवाही न बरते। चिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि पोल्यूशन डेडलाइन कोई इशू नहीं होगी, और वादा करता है कि 3 दिन के अंदर सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल एम और उनके आदमी आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। इधर चिन उस 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग की तरफ देखता है और उसके मुंह में बेतहाशा पानी आने लगता है। जिस पल वो उस बीस्ट के करीब पहुंचता है, उसके दिमाग के अंदर मौजूद वो गोल्डन बुक, ध्यान रहे कोई येलो बुक नहीं, एक बिल्कुल नए पेज पर पलट जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके दिमाग में गूंजता है, टारगेट आइडेंटिफाइड, 8th लेवल हाउलिंग मून डॉग, कैटेगरी माइनर डीमन। इसका मीट बेहद सख्त है और इसमें ढेर सारी हड्डियां हैं। स्टेटस, इसे खाने से एनर्जी में इजाफा होता है, लेकिन इसका फ्लेवर पूरी तरह से मीडियोकर है। सिस्टम रिकमेंडेशन, इसकी हड्डियों को धीमी आंच पर पकाएं और थोड़ी सी चिली का इस्तेमाल करें, ताकि इस मीट के लिए एक शानदार और फ्लेवरफुल बेस तैयार किया जा सके। मांस को पतला काटकर और उसे एक स्पेशल हनी बेस्ड डिपिंग सॉस के साथ मिलाकर स्वाद को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इस सॉस की रेसिपी न केवल स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाती है, बल्कि किडनी फंक्शन में भी मामूली सुधार करती है, यहां तक कि इससे पेट भरा होने का एहसास भी बढ़ जाता है। हालांकि किताब का वो आखिरी कमेंट कि कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे, चुन ने चतुराई से इग्नोर कर दिया। वो खुद से कहता है कि किताब बस नखरे दिखा रही है, लेवल 8 का बीस्ट भी इसके शानदार स्वाद के लिए काफी नहीं है, अब तो हॉट पॉट ही बनेगा। उसे याद आता है कि पुराने हार्मोनियस सोसाइटी में लोग एक्टिविस्ट के हमले के डर से डॉग मीट खाने से डरते थे।
उसे काफी खुशी होती है कि वो उस दौर में नहीं जी रहा है। सिर्फ मांस खाने के लिए आलोचना झेलने का ख्याल ही उसे डरावना लगता है। कारकैस को स्टील रैक पर रखने के बाद उसे फिर से पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस होती है और वो तुरंत पानी उबलने के लिए रख देता है। पकते हुए मांस की खुशबू जल्द ही हवा में फैल जाती है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है और वो पूरा दिन अवशेषों को खाने में बिता देता है। जब तक आखिरी आयरन टेल्ड ईगल खत्म होती है, उसे पूरी दुनिया और भी चमकती हुई महसूस होती है। वो अपने शरीर के भीतर हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए रुकता है। अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस करते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। सिर्फ 3 पक्षियों को खाकर ही वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी अपनी शार्प क्लॉ टेक्निक में आए बदलाव से होती है, जो पहले कंकड़ों पर सिर्फ हल्के निशान छोड़ पाती थी। अब उसकी उंगलियां पत्थर को ऐसे चीर सकती हैं जैसे वो टोफू हो, जिसका मतलब है कि उसकी मास्टरी कम से कम स्मॉल सक्सेस स्टेज तक पहुंच गई है। किताबों के अनुसार एक आम इंसान को इस लेवल तक पहुंचने के लिए 10 डीमन पिल्स और कड़ी मेहनत की जरूरत होती। फिर भी उसने इसे सिर्फ 3 आयरन टेल्ड ईगल्स खाकर हासिल कर लिया। इस पल उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। शिन को महसूस होता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लगातार 7 दिनों तक उसकी जिंदगी इसी ताल में चलती है, शांतिपूर्ण और संतोषजनक। उसके लिए पेट भरा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। उसके माता पिता अभी भी बाहर हैं और उसके द्वारा खाए जाने वाले डीमन कार्कसेस का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी डाइट के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन में भी सुधार होता है और सिर्फ 1 हफ्ते में वो एक खौफनाक लेवल 7 पर पहुंच जाता है। सच कहें तो ये एक चौंकाने वाली रफ्तार है। उसकी शार्प क्लॉ टेक्निक अब ग्रैंड सक्सेस स्टेज पर पहुंच चुकी है, जो किसी भी साधारण साधक के लेवल से कहीं ज्यादा है। इस स्टेज पर उसका हुनर अब प्रॉक्सिमिटी रैंक के करीब वाले बीस्ट को भी गंभीर चोट पहुंचा सकता है, भले ही उसकी अपनी कल्टीवेशन अभी उस दायरे में न पहुंची हो। एक रात अपना रोज का डीमन मील खत्म करने के बाद वो गहरी साधना कल्टीवेशन में होता है। तभी अचानक उसे मुख्य द्वार पर हलचल सुनाई देती है। वो अपनी भौहें सिकोड़ता है, ये सोचते हुए कि इतनी रात को कौन आएगा। जब वो लिविंग रूम की ओर बढ़ता है और एक कैबिनेट खोलता है तो ठीक आधी रात का समय हो रहा होता है। वो एक स्टील ब्लेड बाहर निकालता है, जो उसके पिता की सबसे कीमती चीज है। आम लोग इतनी रात को क्रेमेटोरियम नहीं आते, इसलिए वो अपने जूते पहनता है और सतर्क होकर दरवाजे को देखता है। उसकी नाक फड़कती है। वो एक गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल जाते हैं। शहर की दीवारों के अंदर एक डीमन बीस्ट, ये बहुत ही असामान्य है। यहां तक कि उपनगरों सबर्ब्स में भी दीवारों के भीतर अचानक किसी डीमन का दिखना कम से कम संदिग्ध तो है ही। कुछ दिन पहले की अंकल नियो की चेतावनियों को याद करते हुए उसे एक बात समझ आती है। क्या क्रीमेटोरियम के पास कोई स्पेशल रिफ्ट हो सकता है? यह विचार ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। 13 शहर स्पेशल रिफ्ट्स पर सख्त नियंत्रण रखते हैं, खासकर जंगली और अनरजिस्टर्ड वालों पर। उसे बाहर से एक गंध आती है। वहां एक बीस्ट है जिसका कल्टीवेशन लेवल लगभग रैंक 5 के आसपास है। यह हाउलिंग मून डॉग खाने से मिली एक नई खूबी है। उसकी ग्रैंड सक्सेस वाली सूंघने की शक्ति 100 मीटर के भीतर खतरे का पता लगा सकती है और ताकत का अंदाजा भी लगा सकती है। उसकी आंखों में अनिश्चितता झलकती है। मन ही मन वो इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि इसकी रिपोर्ट सिटी डिफेंस टीम को दे या मामला अपने हाथों में ले ले। अतीत में उसकी पहली प्रवृत्ति मदद के लिए बुलाने की होती, लेकिन अब वो हिचकिचाता है। आखिर अब वो बेबस नहीं है। उसकी नई ताकत से उपजी एक बेचैनी और कातिलाना प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट, उसके भीतर जगती है। आखिर वो शार्प क्लॉ का रैंक 7th मास्टर है। वो सोचता है कि क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए। अगर वो सफल हो गया तो इनाम बहुत बड़ा हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी रैंक अब उसकी पहुंच के बहुत करीब है। वो अपना फैसला कर लेता है। बहुत ज्यादा ताकतवर होने की शिकायत भला कौन करेगा। वो बाहर इंतजार कर रहे बीस्ट पर अपने हुनर आजमाने का फैसला करता है। स्टील ब्लेड को मजबूती से पकड़कर वो दरवाजा खोलता है। हालांकि जैसे ही वो बीस्ट को देखता है, वो तुरंत अपने प्लान पर दोबारा विचार करता है। उसने स्टील ब्लेड इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसके सामने जो दुश्मन था वो एक चूहा था, एक विशाल जीव जो खुद चिन से छोटा नहीं था। उसके दांत किसी जंगली सुअर की तरह खूंखार थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थीं और उसके जबड़ों से लार टपक रही थी। बीस्ट साफ तौर पर भूखा था, लेकिन चिन ने बस एक गहरी सांस ली और मुस्कुराहट के साथ चूहे को आगे आने का इशारा किया। उसने उसे करीब आने के लिए उकसाया और उकसावे में आकर या फिर भूख की वजह से चूहे ने हवा में उसकी ओर छलांग लगा दी। उसने उसे घूरकर देखा, यह सबक याद करते हुए कि जब किसी डीमन बीस्ट का सामना हो तो कभी डर नहीं दिखाना चाहिए। इंसान को और भी भयानक बनना चाहिए। सच कहें तो उसका कल्टीवेशन लेवल पहले से ही उस बीस्ट पर भारी था और जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी ऊर्जा को शार्प क्लॉ में डाला, अपना वजन बदला और पूरी ताकत से अपना दायां हाथ चलाया। एक ही झटके में चूहा तड़पने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी के आर पार उंगलियों के 5 गहरे छेद हो गए थे। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा और जानपिंग जैसे ताकतवर इंसान को चुनौती देने के लिए उस मामूली चूहे का मजाक उड़ाया। ये शुद्ध युवा अहंकार का पल था, लेकिन तुरंत बाद उसके पैर कांपने लगे। उसने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। दोबारा संभलने में उसे पूरा 1 मिनट लगा।
इसके बाद वो कारकस को चीर फाड़ के लिए क्रिमेशन रूम में खींच कर ले गया। जैसा कि उम्मीद थी, मूंग के दाने के आकार का एक ग्रीन कोर दिखाई दिया। हालांकि इसमें से काफ़ी गंदी और तीखी गंध आ रही थी। उसकी इसे खाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इसे बाद में अपने कर्ज चुकाने के लिए एक बोतल में डाल दिया। कई खाली बोतलों को एसेंस ब्लड से भरने के बाद उसने आखिरकार अवशेषों को इंसिनरेटर में डाल दिया और आग जला दी। उसने कुछ और बेलचा भर के ईंधन डाला, दरवाज़ा बंद किया और स्पेशल रिफ्ट की तलाश में बाहर निकल गया। रास्ते में उसे कई और ग्राउंड प्लकिंग रैट्स मिले, जिनमें से हर एक का इस्तेमाल उसने शार्प क्लॉ टेक्निक पर अपनी महारत को और निखारने के लिए किया। इनमें से कोई भी चूहा कल्टीवेशन के लेवल 6 से ऊपर नहीं था, जिससे स्वाभाविक रूप से वो स्थिति को लेकर काफ़ी सकारात्मक महसूस करने लगा। किसी रिफ्ट से निकलने वाले बीस्ट्स का लेवल उसके खतरे का संकेत देता है, और चूंकि ये सिर्फ मिड टीयर थे, तो इस रिफ्ट का लेवल शायद लेवल 9 पर ही खत्म हो जाता होगा। हम जानते हैं कि ये रिफ्ट्स अक्सर फ्रैगमेंटेड रिम्स, प्राचीन महाद्वीपों के टुकड़ों, छिपी हुई झीलों या यहाँ तक कि खोए हुए महासागरों तक ले जाते हैं। भले ही यहाँ के बीस्ट कमजोर थे, लेकिन खजाने नहीं। कम लेवल के रिफ्ट्स में हाई लेवल आर्टिफैक्ट्स ढूंढकर कई लोग महान बने हैं। ये लॉटरी जीतने से भी ज्यादा रोमांचक लग रहा था। जैसे ही जांगपिंग तेजी से आगे बढ़ा, उसे घर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक चमकता हुआ रिफ्ट मिला। वो दरार फिशर किसी वर्टिकल आई की तरह फ्लोरेसेंट लाइट से चमक रही थी, और बिना पल गंवाए वो उसके अंदर घुस गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, रिफ्ट की रोशनी अचानक कम हो गई। इस बीच पूरे जिले में साउथ सिटी गार्ड्स के अलार्म बजने लगे। उपनगरों में एनर्जी फ्लक्चुएशन का पता चला था और पास के दस्तों को तुरंत इसे संभालने का आदेश दिया गया। हालांकि यह एक मामूली मामला लग रहा था, चूंकि ऊर्जा का स्तर कम था। दिग्गजों ने अपने हाई लेवल शिकार जारी रखे, जबकि एक रुकी स्क्वाड को मदद के लिए भेजा गया। तेज रोशनी की एक चमक के बाद जांगपिंग ने फिर से अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की और अपने नए परिवेश को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ पर मौजूद स्टील ब्लेड उस रिफ्ट के अंधेरे में चमक रही थी, जहां 2 गहरे संकरे रास्ते बाएं और दाएं बट रहे थे। ऊपर से देखने पर दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे, घने झाड़ियों से भरे जंगल। लेकिन उसने एक छिपे हुए खतरे को महसूस किया और हवा में जल्दी से एक सूंघ स्निफ ली। बाईं ओर उसे लेवल 5 या उससे ऊपर के कम से कम 1 दर्जन ग्राउंड प्लकिंग रैट्स की गंध आई। दाईं ओर केवल 7 या 8 थे। कौन सा रास्ता चुनना है, ये साफ था, और उस पल में वो कुत्ते के मांस से मिली सूंघने की शक्ति के लिए बेहद आभारी महसूस कर रहा था। उस तोहफे के बिना उसे पता ही नहीं चलता कि कैसे चुनना है। उसने दाएं रास्ते पर कदम रखा, जहां 7 या 8 चूहों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसकी हालिया ट्रेनिंग का मतलब था कि अब वो कोई ऐसा रुकी नहीं था जो लड़ाई से डरे। उसे ठीक से पता था कि कैसे वार करना है। अपने हथेलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए वो चकमा देने और भीषण जवाबी हमला करने के लिए अपने शरीर को घुमाता रहा। चूहे एक राउंड भी नहीं टिक सके, और कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन पर थे और उनकी खोपड़ियों में उंगलियों के 5 साफ छेद हो चुके थे। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि मास्टर क्लॉ टेक्निक के साथ लेवल 7 पर होना एक तरह की बुलिंग है। ये पूरी तरह से कत्लेआम था। इस तरह के हुनर में महारत हासिल करने के लिए आमतौर पर सालों के अनुशासन की जरूरत होती है। फिर भी उसने इसे सिर्फ खाकर हासिल कर लिया था, जो सच कहें तो काफी बड़ा शॉर्टकट है। इससे भी ज्यादा अजीब उसकी सूंघने की शक्ति थी, जो उसे चूहों के हमले की योजना बनाने से पहले ही उनकी हर चाल को भांपने की ताकत दे रही थी। यह सच में वैसा ही लग रहा था जैसे कोई ताकतवर कमजोर को सता रहा हो, है ना? वो सीधा हुआ और 20 मिनट तक चलता रहा, जब तक कि वो संकरा रास्ता आखिरकार खुल नहीं गया। सामने का नजारा देखकर वो रुका और उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये एक मंदिर था। हालांकि सावधानी से सूंघने पर उसे किसी तत्काल खतरे का पता नहीं चला। वो हैरान था कि बुद्धास लाइट से सराबोर एक शांत मंदिर यहाँ कैसे हो सकता है। तभी हमें एक दूर की घंटी की गूंज सुनाई दी। मंदिर के फाटकों से एक यंग नॉविस मॉन्क बाहर निकला, जिसने शानदार लबादा पहना हुआ था और एक बड़ी चमकती मुस्कुराहट के साथ जांगपिंग के पास आया। भिक्षु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि रिफ्ट खुलने के बाद यहाँ आने वाला वो पहला मेहमान है। जांगपिंग पूरी तरह से चकित था। उसे उम्मीद थी कि वो राक्षसों से लड़ेगा, लेकिन यहाँ उसका स्वागत किसी सम्मानित अतिथि की तरह किया जा रहा था। उसे सच में उस भिक्षु से किसी खतरे की गंध नहीं आ रही थी, इसलिए उसने साथ देने का फैसला किया और बताया कि वो बस इत्तेफाक से इस जगह पर आ गया है। जब उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वो आ रहा है, तो भिक्षु ने बताया कि माउंट 1000 बुद्धास एक सुरक्षा चक्र फॉर्मेशन से सुरक्षित है, जिसने उसके आने का पता लगा लिया था। भिक्षु ने अफसोस जताते हुए कहा कि कई दिनों से उनके फाटकों के बाहर राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, जिससे वे तब तक फंसे हुए और बेबस थे जब तक कि जांगपिंग नहीं आ गया। जांगपिंग को इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। अगर पहाड़ इतना शक्तिशाली था तो उसने सोचा कि वे खुद राक्षसों का सफाया क्यों नहीं कर सकते। उसके मन में एक चुभता हुआ सवाल भी था, अगर उनका डिफेंसिव फॉर्मेशन इतना मजबूत था तो वे महज मामूली जानवरों द्वारा अंदर कैसे फंस सकते थे। यहाँ हम उसे यह समझने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि यह भिक्षु असल में किस तरह का प्राणी है। जैसे जैसे नौसिखिए ने बताया कि फॉर्मेशन कमजोर पड़ रहा है, भिक्षु ने दावा किया कि वे केवल मंदिर परिसर की रक्षा कर पा रहे हैं और उसे अंदर आने का न्योता दिया। जांगपिंग ने सावधानी से सिर हिलाया। चूंकि वो इतनी दूर आ चुका था, वो अब पीछे हटने वाला नहीं था।
लेकिन जैसे ही उसने फाटकों के अंदर कदम रखा, उसकी भौहें तन गईं। उसे अचानक खून की एक भारी गंध आई, एक ऐसी गंध जो इतनी तीखी थी कि उसकी सूंघने की महारत से छिप नहीं सकती थी। आंगन में भिक्षु के लबादों में युवकों का एक समूह ध्यान लगाने वाली चटाइयों पर बैठा था। उनकी उपस्थिति शांत